गुड आफ्टरनून। मैं आप सभी का चंदन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं 10 सवालों के इस नए श्रृंखला में फिर से हाजिर हूं और आज का पहला सवाल है 4 कलम 6 नोटबुक तथा 9 फाइल का मूल्य 305 रुपया है। 3 कलम 4 नोटबुक 2 फाइल का मूल्य 145 रुपया है। तो 5 कलम 8 नोटबुक और 16 फाइल का मूल्य क्या होगा। ये सवाल बहुत ही आसान लग रहा है, लेकिन बस आप थोड़ा उस पर ध्यान दें, तब थोड़ा सा गौर करना होगा। 4 कलम, कलम को के मान लें, 6 नोटबुक और 9 फाइल, ये सब मिला के 305 है। और 3 कलम 4 नोटबुक 2 फाइल, ये 145 है। और उसके बाद सवाल है कि 5 कलम 8 नोटबुक और 16 फाइल बराबर कितना होगा। तो जब आप इसे समीकरण से सॉल्व करना चाहेंगे तो जनरली आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बहुत छोटी सी बात है जिस पर गौर करना है। मुझे 5 कलम चाहिए। 5 कलम कब आएगा? आप सोचिए, अगर ये 8 कलम होता तो घटा के 8 में से 3 5 हो सकता था। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को 2 से गुणा कर देते हैं। जब 2 से गुणा करेंगे तो 8 कलम 12 नोटबुक 18 फाइल और 610 हो जाएगा। अब घटाइए तो 8 में से 3 5, 12 में से 4 8 और 18 में से 2 16। अब देखिएगा ये सेट हो गया। अब इधर बस घटा देंगे तो 10 में से 5 और 10 में से 4 गया 6, 5 में से 1 गया 4, 465 रुपया। तो अब देखिए ये दूसरा इसका आंसर होगा। इस तरह के सवाल सीजीएल 2017 मेंस के प्रत्येक सेट में पूछा गया था। तो अगला सवाल, मेरी आप सबसे अपील है कि आप क्वेश्चन देखने के बाद वीडियो पॉज करें, उसे खुद से बनाएं, आंसर कमेंट करें और फिर वीडियो सॉल्यूशन देखें। ब्याज की दर प्रतिशत क्या होगी यदि किसी निश्चित राशि पर तीसरे वर्ष में 2000 रुपया साधारण ब्याज और 2 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज 4160 रुपया हो। देखिए आप गौर करिएगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रत्येक वर्ष बराबर होता है। अगर तीसरा वर्ष 2000 है, इसका मतलब पहला वर्ष भी 2000, दूसरा वर्ष भी 2000, तीसरा वर्ष भी 2000। तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो वो पहला साल भी 2000 होगा और दूसरा साल भी 2000 होगा। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं बात करूं तो पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का वैल्यू सेम होता है। अगर पहला साल ये 2000 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल भी 2000 ही होगा। लेकिन क्वेश्चन को जब आप पढ़िएगा, लिखा हुआ है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 4160 है। तो ये 2000 है और 4160 2 साल का है। तो 4160 में से ये अगर हम घटा लें तो 2160 हो। चक्रवृद्धि ब्याज कहते किसे, जब ब्याज पर भी ब्याज मिले। तो 2000 बढ़ के 2160 हो गया। इसका मतलब जो बढ़ा है 160 रुपया वो इस पर ब्याज है। 2000 को मूलधन मानते हुए ब्याज है। तो यहां से हम दर निकाल सकते हैं। दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय 1 हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो 20 80 160 अर्थात 8% इसका आंसर होगा, जो कि पहले ही विकल्प में है। तो आप ध्यान यही रखिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा बराबर होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पहले ईयर में सेम होता है। तो अगला सवाल औसत से है। 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक जो था वो 65 था। बाद में पता चला कि किसी एक स्टूडेंट का जो मार्क्स था वो लिखना था 38 और लिख दिया 83। मतलब आप समझ रहे होंगे, लिखना था 3 पर 8 और लिखा 8 पर 3। तो हुआ क्या,
इसके कारण जो है आप घटा लीजिए तो 13 में से 8 5, अर्थात 45 ज्यादा लिखा गया। अब सोचिए अगर 45 ज्यादा लिखाया है तो इसके कारण औसत भी ज्यादा लिखाया होगा, तो यहां से औसत पता करिए। तो 45 ज्यादा लिखाया है, औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या। संख्या कितना 50। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.9, अर्थात औसत जो है इतना ज्यादा लिखा गया है, तो सही करने के लिए मुझे इतना कम करना पड़ेगा। इसलिए सही औसत जो होगा, पहले 65 था, 0.9 ज्यादा हुआ है तो ये घट के 64.1 आंसर होगा। आप चाहें तो इसको बेसिक तरीके से एकदम सिंपल वे में बना सकते हैं। 50 गुना 65 कर लेंगे, कुल योग निकल जाएगा। और 38 83 लिखा गया है, अर्थात 45 ज्यादा लिखाया है, तो जो कुल योग है उसमें से 45 घटा दीजिए और फिर से 50 से भाग दे दीजिए। तो इस प्रकार भी हम बना सकते हैं। तो अगला सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपया तब है जब उस पर 15% छूट है। तो सवाल कह रहा है कि अगर 25% छूट दे तब विक्रय मूल्य क्या होगा। तो बहुत सा आसान सा है, चुटकियों में बनने वाला। 816 रुपया तब है जब 15% छूट दिया जाता है। छूट किस पर होता है, अंकित मूल्य पर। तो आप मान लीजिए कि अंकित मूल्य 100 है, 15% छूट दिया, अर्थात ये 85% का वैल्यू। अब कहा जा रहा है कि अगर 25% छूट देता, तो आप सोचिए अंकित मूल्य 100 और 25 छोड़ता तो 75 में बिकेगा, तब उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब काटिए तो 5 से ये 17, 5 से ये 15 और ये 17, 17 चौके 68, 17 8 36, 48, कितना हो जाएगा 720 रुपया। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है। तो अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन है और बहुत ही आसान सा है। √3 √3 √3 √3 डॉट 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 आई मीन सो ऑन इनफाइनाइट तक, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इस तरह के कई सवाल पूछे जाते हैं। जब इनफाइनाइट तक होगा तो आप गौर करिएगा, जिसका इनफाइनाइट तक है, अगर √3 √3 √3 है तो ये 3 ही इसका आंसर होगा। लेकिन इसमें कई प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। अगर सवाल कुछ इस तरह होता, √3 √3 √3, अर्थात यह इनफाइनाइट तक ना हो, तो क्या करेंगे कि इसको लिख लेंगे। और ये आपको पता होगा स्क्वायर रूट मतलब 1/2 होता है पावर के रूप में। तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी करते क्या है कि जितना बार रूट होता है उतना बार 2 गुना करते हैं। 2 दूना 4 दूना 8, और ऊपर इससे एक कम, तो इससे एक कम अर्थात 3 का पूर्णांक 7/8। और सवाल आता है, कभी कभी सवाल आपसे पूछेगा √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस इनफाइनाइट तक। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं ऐसे 2 टुकड़ों में जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। तो 12 अगर है तो ये तोड़ेंगे 3 गुना 4, और ध्यान रखिएगा साइन जब प्लस होगा तो ये बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, अगर साइन माइनस होगा तो ये छोटा वाला आंसर होगा। तो अगला सवाल द्विघात समीकरण से है कि 2x² + 3x - 10 = 0 अगर है तो मूलों का गुणनफल क्या होगा। देखिए आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा द्विघात समीकरण, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0, where a should not be equal to 0। अब यहाँ पे 2 चीज आता है, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। अगर हम अल्फा और बीटा को मूल मान लें, मूल को अंग्रेजी में रूट्स बोलते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। यहां हमसे पूछा जा रहा है मूलों का गुणनफल। तो गुणनफल कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा पूछा जाता है।
तो ये फॉर्मूला होगा c बटा ए। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं और कांस्टेंट टर्म c होता है। तो यहाँ a के जगह पर 2 है, b के जगह पर 3 है और कांस्टेंट -10 है। c बटा ए -10 बटा 2 अर्थात -5 होगा और ये इसमें आंसर। अगला सवाल क्षेत्रमिति। किसी समचतुर्भुज रोम्बस के दोनों विकर्ण की लंबाई जो है 120 और 90, इफ द डायगोनल्स of a rhombus are 120 and 19 centimeter respectively, then what will be its perimeter? तो इसका परिमाप क्या होगा? तो परिमाप कब आएगा? आपको पता होगा समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो पहले मुझे भुजा साइड प्राप्त करना होगा। मान लीजिए ये कोई समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का जो सबसे नोटवर्दी प्रॉपर्टी है वो ये है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर भागों में 90 डिग्री पर काटते हैं। तो अगर मैं इसको और इसको दोनों डायगोनल्स को मिला देता हूं तो ये 90 डिग्री। अब सोचिए एक विकर्ण है 120 तो ये 60-60 हो जाएगा और दूसरा है 90 तो ये 45-45 हो जाएगा। अब यहां से हम इसको पता कर लें, नाम दे दीजिए कुछ ABCDO। तो यह एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें हम कर्ण यानी हाइपोटेनस प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको ट्रिपलेट आता है तो ट्रिपलेट होता है 3 4 5। इस पूरे ट्रिपलेट को आप गौर करिएगा, अगर मैं गुणा कर दूं 15 से तो 3 गुणा 15 45, 4 गुणा 15 60 और 5 गुणा 15 75, अर्थात 75 हो जाएगा। लेकिन जो इस प्रकार नहीं समझ पाते हैं वो बेसिक से कर सकते हैं। AB जो कि कर्ण है यहाँ पर बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात अंडर रूट 60 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर। जब सॉल्व करिएगा तो 60 का स्क्वायर होता है 3600 और 45 का होता है 2025, 5625 आएगा और 5625 का वर्गमूल जो है 75 होगा। अब चूंकि सारी भुजाएं बराबर होती है और परिमाप का मतलब बाहरी सीमा की लंबाई का योग होता है, इसीलिए जो परिमाप होगा वो होता है 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा 75 बराबर 300 सेंटीमीटर आंसर। तो अगला सवाल भी मेंसुरेशन से है और ये प्रतिशत में भी पढ़ना होता है। वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाएं तो उसके क्षेत्रफल पर क्या असर होगा? तो देखिए ये वर्ग हो, आयत हो, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल हो या जहां भी क्षेत्रफल की बात हो वहां पर प्रतिशत का रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। आपने वहां पढ़ा होगा प्रतिशत में परिणाम बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100, जहां प्लस वृद्धि को दिखाता है और माइनस कमी को दिखाता है। यहां पे कहा जा रहा है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा मतलब लंबाई को भी और चौड़ाई को भी 10% बढ़ाएं, तो प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटा 100, 2 0 से 2 0, 10 10 20 1 21% होगा। अर्थात ये इस तरह का सवाल आयत में भी कहा जा सकता है, इस तरह का सवाल वृत्त में भी कहा जा सकता है, गोला के पृष्ठ क्षेत्रफल में भी कहा जा सकता है। तो हर जगह हम इसी प्रक्रिया को पालन करेंगे और नहीं तो बहुत आसानी से भी बना सकते हैं। पहले मान लेंगे कि वर्ग का भुजा 10 है तो क्षेत्रफल हो जाएगा 10 10 100, फिर 10% इंक्रीज करेंगे तो 11 होगा, 11 गुना 11 121, 121 में 100 गया 21, तो वहां से भी आंसर आ जाएगा। तो अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन से है। देखने में आपको यह टफ लग रहा होगा लेकिन बहुत ही आसान सवाल है। अब गौर करिए, a बराबर 1 माइनस 10 प्लस 3 माइनस 12 प्लस 5 माइनस 14 एंड सो ऑन, कितना टर्म है? 60 टर्म्स है। तो इनका सम क्या होगा? आप गौर करेंगे तो a बराबर लिखा हुआ है 1 माइनस 10, 3 माइनस 12, 5 माइनस 14
एंड सो ऑन। कितना टोटल? तो 60 टर्म है टोटल। अब देखिएगा प्रत्येक 2 टर्म, अगर इन दोनों को हम ले लें, ये -9, अगर इन दोनों को हम ले लें -9, इन दोनों को ले लें -9। क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 पद है, तो कुल 60 पद है, कुल पद, टोटल टर्म कितना है 60, इसलिए पेयर कितना बनेगा? तो 60/2 30 होगा। अब कुल योग हमको निकालना है, अर्थात मुझे ए का वैल्यू निकालना। तो आप सोचिए प्रत्येक 2 टर्म का वैल्यू -9 है, और ऐसा ऐसा कितना पेयर? 30 पेयर। तो 30 × 9 यानी -270। ये इस सवाल का उत्तर होगा। तो बहुत आसान सवाल है। तो इस वीडियो का आखिरी सवाल आपके बोर्ड पर, किसी मूलधन पर तीसरा साल और चौथा साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो क्रमशः 125 और 135 है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तीसरा साल जो है वो 125 और चौथा साल जो है 135। आप एकदम बेसिक बात को समझिए, चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? जब ब्याज पर भी ब्याज लगे। तीसरा साल का ब्याज 125 है और चौथा साल 135 है, तो ये 10 कैसे बढ़ा? ये 10 इस पर बढ़ा है ब्याज के रूप में। यहां से यहां 10 रुपया 1 साल का ब्याज बढ़ा है, तो हम दर यहां से निकालेंगे, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। जब काट दीजिएगा तो 25 चौके 100, 25 5 125, 5 दूना 10, 4 दूना 8। तो ये इसका आंसर होगा। तो ये जो है 8% इसका आंसर है। ये इस वीडियो का आखिरी सवाल था। मेरी आप सबों से गुजारिश है कि हम जो ये सीरीज चला रहे हैं उसके कवर पेज पे लिखा होता है दरोगा 1, दरोगा 2, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दरोगा के विद्यार्थी पढ़ें। यह दरोगा, बिहार एसएससी, डिफेंस, सारे परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों और मित्रों को भी बताएं, ताकि कोरोना के कारण उत्पन्न इस लॉकडाउन में अपने घर बैठे पढ़ाई कर सकें। धन्यवाद।